दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई। 17 जिलों की 94 सीट और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस दूसरे चरण की वोटिंग ने कुछ ऐसे बड़े संकेत दे दिए कि जिसकी आहट अगर 10 अक्टूबर से पहले तमाम राजनीतिक दलों को किसी न किसी तरीके से होती तो मौजूदा वक्त में जो बिसात बिहार के भीतर बिछ गई है और लोग वोट डाल रहे हैं, शायद ये बिल्कुल अलग होती। क्योंकि इस दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान के संकेत बेहद बड़े हैं, चौंकाने वाले हैं और शायद किसी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं और शायद किसी के लिए कुछ आह भरने वाले हैं। किसी को इस बात का भी एहसास कराने वाले हैं कि काश हमें पहले से पता होता कि बिहार के भीतर की जमीन आक्रोश और गुस्से से इस तरह खदबदा रही है और इसका एहसास इस देश के प्रधानमंत्री तक को नहीं है, उनके भाषण लिखने वालों को भी नहीं है, जो बिहार में आकर जिन जुमलों का इस्तेमाल भाषण के तौर पर कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उभारना चाहते हैं। बिहार तो हर दिन उसके साथ जीता मरता है। आप उसके भीतर उन चीजों को कैसे जिलाएंगे जिसने बीते 2-3 दशकों से यही स्थितियों को भोगा है। अब वो बिल्कुल नई परिस्थिति में खुद को लाना चाहता है। उसके भीतर का गुस्सा इस पूरी मौजूदा राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था को लेकर है। वह उस पर सीधे चोट करना चाहता है। तो संकेत क्या है? संकेत बहुत साफ है। तेजस्वी यादव को अगर पहले एहसास होता कि ऐसी स्थिति बन रही है तो वो कांग्रेस को इतनी सीटें कतई नहीं देते। कुशवाहा को अगर इसकी जानकारी होती कि बिहार के भीतर की ऐसी स्थिति है तो वो किसी भी रूप में प्यादा बनकर एक अलग गठबंधन की दिशा में कतई नहीं बढ़े होते। वो हर हाल में आरजेडी के साथ तालमेल बैठा चुके होते, चाहे जितनी भी सीट पर बैठा ना हो। जीतन राम मांझी भी किसी भी हाल में इधर उधर नहीं भटकते, सीधे आरजेडी के साथ ही खड़े नजर आते। और एलजेपी यानी रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को बड़ा किया और चिराग पासवान बिल्कुल नई दिशा में ले जाने को आतुर दिख रहे हैं, बीजेपी उन्हें अलग से जाने नहीं देती। क्योंकि वह जीते या ना जीते, लेकिन इतना बड़ा नुकसान इस गठबंधन एनडीए को वह कर चुके हैं और अब करेंगे भी, जो शायद 1995 की आपको याद दिला दे, जिस वक्त वहां पर लवली आनंद और उनके हस्बैंड हुआ करते थे। आनंद जो कि हर सीट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे एक ही सीट, लेकिन नुकसान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि 1995 में लालू यादव दोबारा चुनकर सामने आ गए थे। यह झटका मौजूदा वक्त में दूसरे चरण के बाद कईयों के लिए हो सकता है, लेकिन हमको लगता है इन स्थितियों के लिए इंतजार तो आपको 10 नवंबर का करना ही होगा। लेकिन इसके परत दर परत हम जब खोलेंगे तो चीजें आपके सामने बहुत चीजें साफ होनी शुरू होगी। क्योंकि हमें लगता है कि किसी को अगर जानना समझना है तो उसके घर के भीतर घुस कर देखिए, जानिए और समझिए वो कौन सा गढ़ है जो नीतीश कुमार का गढ़ है, वो कौन सा गढ़ है तेजस्वी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ क्या है, वहां की क्या स्थिति है। तीनों गढ़ों में हम ले चलें आपको। उससे पहले इन 94 सीटों के समीकरण को आप समझ लीजिए। क्योंकि इन 94 सीटों में से 50 सीट 2015 के हिसाब से अगर जोड़े तो बीजेपी और जेडीयू के पास है 20 सीट। बीजेपी ने जीती, जेडीयू ने 30 सीट जीती थी। आरजेडी के पास 33 सीट, कांग्रेस के पास 7 सीट। एक स्थिति बहुत साफ नजर आ रही है, किसका पलड़ा 2015 के लिहाज से भारी है। लेकिन अब इसके दूसरे हिस्से में चलिए। इस वक्त बीजेपी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 94 सीटों में से 2015 में 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 20 सीटें जीती थी। उसके खिलाफ उस समय नीतीश कुमार भी थे, लालू यादव भी थे, कांग्रेस भी थी। लेकिन 2015 में एक हवा चल रही थी, दिल्ली की हवा, जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोगों की मौजूदगी तो होती थी। उस समय इस तरह से हवाई बातें कही तो नहीं जाती थी। देश के प्रधान सेवक का ही जिक्र हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषणों में 2015 की बिहार रैलियों में भीड़ होती थी, जो इस वक्त गायब है, नदारत है। उनके बोले गए शब्दों पर बिहार ठाका लगा रहा है। गली मोहल्लों में लड़के हवा में उड़ा देते हैं। यह कैसी स्थिति आ गई है? इस वक्त वह 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी पिछली बार की तुलना में कम सीटें हैं। जेडीयू ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 94 में से 30 सीटें जीती थी। इस बार जेडीयू 43 सीट पर, कमोवेश वही स्थिति है। यानी जेडीयू को क्या इतनी बड़ी सफलता मिलेगी? यह सवाल जहन में होना चाहिए, क्योंकि इस हिस्से में जेडीयू पर बहुत कुछ टिका हुआ है। आरजेडी 42 सीटों पर लड़ी थी, 33 सीटों पर जीती। इस वक्त आरजेडी 56 सीटों पर लड़ रही है।
साथ में कांग्रेस और लेफ्ट खड़ा है, वो लेफ्ट जो उस समय साथ इस रूप में नहीं खड़ा था। और इस 94 सीटों में पहली बार 14 सीटें लेफ्ट को भी दे दी है महागठबंधन ने। सीपीआई एमएल 6 सीट, सीपीआई 4 सीट, सीपीएम 4 सीट। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप गरीब, मजदूर, गुरबा, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इन सारी दलित, इन सारी परिस्थितियों को घुसाते चले जाइए और उसको एक राजनीतिक चेहरा देने की कोशिश अगर लेफ्ट के नजरिए से कीजिए तो चेहरा तेजस्वी यादव आ गए। फिलॉसफी लेफ्ट की है। कांग्रेस भी इस देश के भीतर में लेफ्ट की फिलॉसफी को अपना चुकी है। नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं किसानों की फिलॉसफी को 2014 के वक्त उन्होंने उठाया था और अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, सत्ता की खुशबू अलग दिखाई देने लगी, कहीं मोर तो कहीं तोते भी नजर आए। लेकिन स्थितियां बदली हैं तो शायद विचारों में परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन, उन शब्दों को बोलने के दौरान भी परिवर्तन आया है, जिसे बिहार बाखूबी नब्ज को पकड़ के टटोलता है। वह तो उसकी शिराओं में राजनीति दौड़ती है, यह तो समझना चाहिए, जिसे शायद प्रधानमंत्री मोदी का भाषण लिखने वाले या कंटेंट देने वाले नहीं समझ पाए वो, और ये उल्टा पड़ रहा है। नारे लगाने से कैसे चीजें चलेंगी, लेकिन अब इसके भीतर आना शुरू कीजिए। और हमें लगता है कि जिन जिलों में चुनाव हुए उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, पटना, इन चीजों का जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपके जहन में 3 बातें साफ होंगी। एक, पहली बात यह है कि जो शहरी इलाका है, जिसके पर कैपिटा इनकम जहां पे ज्यादा कमाई है, वो बीजेपी का वोटर है और जहां अपर कास्ट की भी मौजूदगी है। जो ग्रामीण इलाका है, पिछड़ा इलाका है, वह पहली बार एकजुट हुआ है, जो बिखरा हुआ था, कहीं कुशवाहा में, कहीं साहनी में, कहीं दलित में, कहीं किसी में, वह चीजों को समझ रहा है और अपने अनुकूल स्थितियों को इस बार पाना चाहता है। कैंडिडेट दर कैंडिडेट चीजों से इतर भी चीजें जा रही हैं और उसका परसेंटेज कितना हम यह भी बताएंगे। तीसरी स्थिति है कि जो कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मिलकर, जो जेडीयू और नीतीश कुमार ने बनाया था, उस समय वोट भी ट्रांसफर हुए थे। उत्तर प्रदेश की मुश्किल क्या थी? वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे। मायावती और अखिलेश यादव के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। नहीं तो वोट ट्रांसफर होते तो कोई शक ही नहीं है कि वहां कांग्रेस, वहां पर बीजेपी किसी भी हाल में जीत पाती। यहां वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पर वोट ट्रांसफर क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी में भी हो रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी गलती यह हो गई कि पहले राउंड में जेडीयू के कुछ वोट जरूर बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी के वोट ट्रांसफर जेडीयू में नहीं हुए। इसीलिए प्रधानमंत्री थोड़ा गुणगान मोदी अपने तौर पर नीतीश कुमार का भी कर रहे हैं, मंच से कर रहे हैं, पोस्टर भी कुछ निकाले जा रहे हैं 7 तस्वीरों के। लेकिन स्थितियां थोड़ी नाजुक हैं। और आज हम जिन गढ़ों का, और इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की तादाद, इन इलाकों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन हमको लगता है कि आज आपको इन 94 सीटों में गढ़ दर गढ़ चलिए। सबसे महत्वपूर्ण है 10 सीट जो कि सारण में आती हैं, और सारण का मानना है कि आरजेडी का वो गढ़ है। सारण की सीट में एकमा, मांझी, बनियारपुर, तारैया, मरहोरा, छपरा, करखा, आमनौर, परसा, सोनपुर, ये सारी सीटें जो हैं, यहां पर 6 सीट आरजेडी की 2015 में रही थी। बीजेपी 2 सीट जीती थी, जेडीयू 1 सीट जीती थी, कांग्रेस 1 सीट जीती थी। आरजेडी जो 6 सीट जीती थी उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो 6 सीट जीतेगी। सवाल बाकी 4 सीटों का है, जिसमें 2 सीट खासतौर से, उसमें एक छपरा का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जो जीती थी वो 2 सीटों में एक छपरा भी थी, और उसके अलावा वह आमनौर में जीती थी। बीजेपी आमनौर की सीट हो सकता है निकाल ले, लेकिन छपरा की सीट वो नहीं निकाल पाएगी। वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट जो गुप्ता जी खड़े हुए हैं, डॉक्टर गुप्ता साहब हैं, इनको ये इस रूप में नहीं आए वोटरों के पास कि महिलाएं इन्हें मुंहचोड़ तक कहने लगी उस इलाके में। और वहां पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की टिकट पर। और महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके प्रति गुस्सा इतना ज्यादा है। यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, छपरा की सीट। इसका मतलब है एक संख्या और बड़ी आरजेडी के हिस्से में, पिछली बार की तुलना में 7 सीट हो गए। जनता दल यूनाइटेड ने जो 1 सीट जीती थी वहां पर, वह सीट जेडीयू की थी, एकमा की सीट। एकमा की सीट जेडीयू जीत भी सकती है, यह 50-50% की स्थिति में है। लेकिन
वोटिंग पैटर्न खत्म होते होते जानकारी मिली कि ये 60-40 की स्थिति में आ गए हैं, यानी 60% आरजेडी के पक्ष में चीजें बन रही हैं। और अब जो स्थिति बहुत साफ है, यहां पर 10 में से, सारण में से 9 सीट आरजेडी जीत जाएगी। एक ये स्थिति ये बहुत साफ तौर पर है। इसको कैसे परसेंटेज के तौर पर जो निकल कर आ रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमको लगता है इसके ठीक पैरेलल में आपको तुरंत जाना चाहिए नालंदा का इलाका, जहां की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 7 सीट कब्जे में आते हैं जेडीयू के, क्योंकि इन 7 में से 5 पर जेडीयू जीती थी। नालंदा से खुद नीतीश कुमार भी आते हैं, अस्थावान, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत। लेकिन यहां पर जो एक सीट आरजेडी ने जीती थी वह थी हिलसा की। उस सीट पर जेडीयू नहीं जीत पाएगी, तो क्या जेडीयू 5 ही रह जाएगी? फिर यह सवाल आएगा। दूसरा सवाल है, जो बीजेपी ने एक सीट जीती थी, बीजेपी की एक सीट बिहार शरीफ की थी, क्या बिहार शरीफ की सीट बीजेपी बरकरार रख पाएगी? इस पे एक सवाल या निशान जरूर है कि वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। गठबंधन के साथ उसको वो सीट मिली है कि वह उससे जीत जाए, उसी को एकमात्र सीट बीजेपी वहीं से लड़ रही है, बाकी 6 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, लेकिन वहां पर भी संकट है। लेकिन यहां पर आकलन करना है कि जो जेडीयू के पास अपनी सीट थी, चाहे वो राजगीर की सीट हो, चाहे इस्लामपुर की सीट हो, चाहे नालंदा की सीट हो, चाहे अस्थावान की सीट हो, इन 4 सीटों में से हो सकता है सिर्फ 2 ही सीट जीत पाए जेडीयू। तो क्या जेडीयू अपने गढ़ में कमजोर हो रही है? और अगर जीतेगी भी जेडीयू तो बहुत कम वोट होंगे, 1000 से ज्यादा वोटों की स्थिति, जहां इतनी शार्प वोटिंग, इस तरीके से चीजें एक साथ जुटी हैं। अपने ही गढ़ में 2 सीटों को गंवाना जेडीयू के लिए शायद, और वहां पर 2 से 3 सीटों का सारण में आरजेडी का पाना, यह पहला संकेत है।